सब लोग। मिस्टर अभिनव भरत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। स्टार्ट ही उसने कब किया? कोई तो भी डॉक्टर है, डॉक्टर अभिनव, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब दवा खाना खोल रहा है वो, शायद एनपीओ होगा, इसलिए एनपीओ के टॉपिक में क्वेश्चन दिया है। He gives you the receipt and payment account for the year ended 31 March 2020। 1 अप्रैल 19 को चालू करके 31 मार्च 2020 का रिसीव पेमेंट यानी कंप्लीट फर्स्ट ईयर का डेटा दिया हुआ। ये वो क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट ईयर है ऑनलाइन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड दी एडजस्टमेंट, और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए है। तो रिसीव पेमेंट और एडजस्टमेंट को यूज करके अपने को आंसर करना है। और फर्स्ट ईयर का अगर क्वेश्चन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो रहने वाली है ही नहीं, तो अपने को बनाना रहेगा फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर यानी 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट तो दिया है। बोला भी है रिक्वायरमेंट में, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो जो रिसीव पेमेंट दिया हुआ है इसको देख करके आपको क्या रिलेट करना है कि वो जो आइटम रिसीव पेमेंट में दिया है वो एक्सपेंडिचर इनकम एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आइटम है। रिसीव में सबसे पहला अमाउंट कैश लिखा हुआ है, बैलेंस नहीं लिखा है, वर्ड ही लिखा है कैश इंट्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनाइजेशन आपको डॉक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन चालू करा नॉन प्रॉफिटेबल, तो जो वो पैसा लगाएगा ना वही कैपिटल फंड है। और क्वेश्चन को इजी करने के लिए शायद आगे कुछ और भी बताया है, वो जब बताएंगा और देखेंगे। अभी हम प्रॉपर फ्लो में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विजिट फीस मतलब अब डॉक्टर कहीं किसी को मिलने जाता तो उससे पैसे ले लेता हो, विजिट फीस, या उसके साथ उसके पास अभी नॉर्मली डॉक्टर नहीं जाते, जाते पैसा ज़्यादा दिए तो, और नहीं तो डॉक्टर के पास लोग मिलने आते और कैसा क्या हमको कैसा लग रहा पूछने जाते डॉक्टर को, तो पता नहीं जाते कि हमको कैसा लग रहा, तो फिर डॉक्टर अपने को क्या लेता, 100 रुपये ले लेता। अपन ने उसको बताया कि ऐसा लग रहा वैसा लग रहा, तो पैसे लेते। विजिट विजिट समझते हैं, उसके बाद गए विजिट किए, पैसा दे दिया उसको, उसके मिलने गए उसको एक पैसा दे दिया। ऐसी तरह ना दवाखाने में उसके पास गए वो कुछ कुछ पूछता कि कुछ कुछ हुआ गया, तो अपन बोलो बहुत कुछ हुआ गया तो पैसे ले लेता हो, तो मतलब उसके हिसाब से दवाई भी देता हो। तो ये डॉक्टर के पास हम विजिट करते उसको पैसा मिल रहा, उसकी रिसिप्ट है, उसकी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू इनकम है, उसकी इनकम में लिख देंगे। हमको रिसिप्ट में एज ए क्वेश्चन दिया है, अपन आंसर में उसको इनकम साइड में लिख दीजिएगा। आगे ये कैपिटल फंड है और ये इनकम बन गई है। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब दवाई हो गई, बेच के पैसा आया होगा, तो ये अपने डिस्पेंसरी से मेडिकल वगैरह का बेचे होंगे दवाई वही, तो क्या है वो इनकम, रेवेन्यू होता है ये भी। आगे सनरी मतलब चिल्लर रिसिप्ट, इनकम, 3 इनकम दे दिया और एक कैपिटल फंड की वैल्यू दे दिया रिसिप्ट में। और ऑर्गेनाइजेशन जब चालू हुआ, हमने अपना खुद का दवाखाना भी बनाए थे एग्जाम्पल में, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि पहले खुद पैसा लगा और कई तरीके से पैसे आए भी थे, और बहुत सारे पैसे स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं देने पड़ेंगे। क्या क्या पैसा पर खर्चा किए, लोग आएंगे तो फर्नीचर में बिठाएंगे लोग को, हमने भी बिठाए थे, हम 2000 वाला बिठाए थे, तो अपने अपने अमाउंट को कोई काम का नहीं है। या 8000 का फर्नीचर दिया जो हमारा कैसा पेमेंट है, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल एक लॉन्ग टर्म वाला है तो एक एसेट में प्रेजेंट कर दीजिएगा फर्नीचर को। डिप्रेशन बोलेगा तो लगाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लगाएंगे। इक्विपमेंट एसेट, डिप्रेशन लगाए बोलो लगाएंगे, नहीं बोलो लगाएंगे, मतलब इसको पेमेंट में दिया है और इसको एसेट में लिखेंगे। पेमेंट का ऐसे रिलेटेड है सर, एसेट, एसेट ड्रग्स दवाई एक्सपेंडिचर, ये सालों साल नहीं चलता, दवाई है। सैलरी, रेंट, कन्वीनियंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जर्नल्स, जर्नल कागज के 3 प्रकार बताए थे, न्यूज़पेपर, जर्नल और बुक। बुक सिर्फ एसेट है, जर्नल और न्यूज़पेपर ये दोनों एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो टेम्पररी होता है, नहीं है। ड्राइंग, ओ ये तो क्या बोलते हैं एनपीओ, ओ है, एनपीओ है, नहीं समझे, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है एनपीओ, लेकिन यहाँ पर फिर भी उन्होंने ड्राइंग किया, क्यों, क्योंकि वो अकेले के दम पे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, तो जो पैसे उसने लगाया था जरूरत पड़ी तो लेके भी चले गया। डॉक्टर कितने रुपए का पैसा ले गया, देख रहे 10 ही बच्चे उसके, धीरे धीरे घर लेके जाएगा पैसा, तो जो भी होगा वो बेचारा एनपीओ का काम कर रहा, तो वो 15,000 जो लेके जाएगा। जैसे अपन एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर में जो बच्चे पढ़े फाइनल अकाउंट उसमें क्या करते हैं ड्राइंग को कैपिटल में से, यहाँ पर भी वही करना है, नहीं समझे, मतलब उसने लगाया हुआ पैसा निकाल के लेके गया तो उसका कैपिटल फंड क्या हो जाएगा कम, मतलब रिसिप्ट हुआ था आया था पैसा, कैपिटल फंड बढ़ा और वो लेके गया कम हो गया, माइनस कर दीजिएगा। आगे कितना इफेक्ट करेंगे वैसे इसका, रिसिप्ट पेमेंट में दिए गए जानकारी का एक, जैसे ट्रायल बैलेंस में दिए गई जानकारी का एक इफेक्ट होता है, वैसे रिसिप्ट पेमेंट में दिए गई जानकारी का भी एक इफेक्ट, समझ रहे हो क्या बोले, समझो। बैलेंस जो बचा उसको नाली में फेंक देंगे, नहीं, जो पैसा बच गया वो कब कम आएगा, इसलिए वो एसेट है हमारी। जो बचा हुआ पैसा, ये पैसे का बैलेंस है, हाँ आया आया इतना, गया गया उतना, बचा कितना, तो 2000 एसेट, तो बस एसेट में लिख दिए, कैश के नाम से लिख सकते हैं कैश। आगे आ जाएंगे, ये हो गया रिसीव पेमेंट, बहुत भारी लग रहा है क्या रिसीव पेमेंट देखने में,
सकल सूरत में भी सस्ता ही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट। जैसे नंबर 1 रिसीव फ्रॉम इन एरियर आर विजिट फी 2000 एंड डिस्पेंसरी 500, मतलब ऊपर अपना ऑलरेडी रिसीव दिया हुआ है, विजिट फीस का भी दिया है और डिस्पेंसरी का भी दिया है, लेकिन उसके बारे में एडजस्टमेंट में बोलता आर इन एरियर, मतलब कुछ पैसे अभी भी मिलने के, इनकम तो है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो क्या हुआ, इनकम तो इनकम में जाके क्या कर दो, और जो इनकम अपने को मिली नहीं, मिलने की एरियर रुपये कब मिलेंगी, फ्यूचर में मिलेंगी, इसलिए हमारी क्या है, दो इफेक्ट एरियर ऑफ इनकम के क्या होंगे, इनकम में प्लस करो और एसेट में प्रेजेंट करो, नहीं कर पाएंगे, क्या ही है तकलीफ। आगे नंबर 2 में ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने के, पेमेंट में दिया था रेंट वैसे और सैलरी भी दिया था, तो जो दे दिया था उसी में और प्लस कर देंगे जो आउटस्टैंडिंग है उसको, और नहीं पे किए कब पे करेंगे, इसलिए हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट होंगे, एक्सपेंसेस में प्लस, लायबिलिटी में प्रेजेंट। नहीं समझ रहे, समझो थोड़ा समझो। नंबर 3 में ध्यान दो, स्टॉक ऑफ ड्रग पास 1000 रुपए, 7000 का था ड्रग का अमाउंट, शायद पेमेंट में देखो कितना था क्वेश्चन में, उसमें से 1000 का बच गया बोलते, यानी खर्च कितना हुआ, तो 6000 का पूरा पेमेंट में बाहर मत लिख देना, एक्सपेंडिचर में बाहर मत लिख देना, अंदर 7000 लिख के 1000 माइनस कर देना स्टॉक के नाम से, बाहर लिख देना 6000, और एक जो बचा उसके बारे में कहा दिया है, कितना इफेक्ट करिएगा, जो ड्रग बचा है उसको कभी काम आएगा फ्यूचर में, इसलिए हमारे कहा लिखेंगे, स्टॉक ऑफ ड्रग के नाम से एसेट में 1000 लिखिएगा, नहीं गा, ध्यान दिया। नंबर 4 में क्या लिखा है, डेप्रिसिएटेड फर्नीचर 8%, इक्विपमेंट 500, एक का रेट बताया और एक का अमाउंट बताया, जो रेट से जो बोला हो क्या कर लो, डिविजन माइनस कर लो। और अगर हमने को एक चीज थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान दो, फर्नीचर की रेट के आगे लिखा है पर एनम, एक साल का 8%, और ये नहीं बताया कि फर्नीचर खरीदेगा और ऑर्गेनाइजेशन चालू 1 अप्रैल को हुआ, तो अज्यूम कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के शुरू के 6 महीने में लोगों को अपने जमीन पे बिठाए होंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे कि शुरू से फर्नीचर पहले ही खरीद लिए होंगे। मतलब अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन इस साल चालू कर रहे, पहले ही दिन चालू किए, तो अपन ऐसा मानना सही है क्या, कुछ नहीं बोल रहा तो साल के बीच में आधा जमीन पे बिठाते क्या गिराई को, डॉक्टर को, उसको दाढ़ी तो डांट तोड़ेंगे क्या जमीन से ही लेटा के, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो क्या करिएगा, तो मतलब बोलने का ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसमें दिए गए पेमेंट में आने वाले जो नॉर्मल एसेट है वो स्टार्टिंग में ही परचेज किए गए होंगे, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, इसीलिए उसके ऊपर डिप्रेशन साल भर का लगेगा, अगर उसके ब्रैकेट में डेट दिया रहता तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन डिप्रेशन होता, नहीं समझता, तो अभी क्या करना पड़ता, पूरे साल का डिप्रेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मानेंगे कि उसके पहले दिन ही उसने जब ऑर्गेनाइजेशन चालू 1 तारीख को किया तो तभी उसने खरीद लिया होगा, नहीं होगा, होगा। और ये इक्विपमेंट का तो टेंशन ही नहीं है, 500 रुपये डिप्रेशन नहीं बोल दिया, परसेंटेज बोलो या डिप्रेशन का अमाउंट बोलो, जो भी एसेट में से क्या कर दीजिएगा, एक इफेक्ट हुआ एसेट में से माइनस, इसके बारे में दिया कहाँ है, इसलिए कितने इफेक्ट करिएगा, 2 इफेक्ट, जो एसेट की वैल्यू कम हो गई, फायदा नुकसान, नुकसान के रूप में उसको पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिख देना, एक्सपेंडिचर में, तो अगर हम गलती से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जगह पे पीएनएल यूज कर दे तो समझ लेना कि वो क्या ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही है, टोक देना वैसे, नहीं 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 सर तुम गलत बोल रहे, गलत पढ़ाते क्या, गलत पैसा देंगे ना तुमको, ऐसा बोल देना, तो नहीं मतलब ऐसा मजाक करूंगा, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम गलती से उपयोग कर ले वर्ड, क्या यूज उपयोग कर ले, पीएनएल, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही हम बोल रहे हैं, भावना को समझना, थोड़ी सी समझ सकते हैं इतना, क्योंकि ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही पीएनएल बोलते हैं, या पीएनएल को ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, समझ रहे हो क्या बोले, समझ लो, बस वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह प्रॉफिट लॉस की जगह इनकम भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस सुटेबल नहीं है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर यूज करके उसका रिजल्ट को सरप्लस डिफिसिट बोलते हैं, ध्यान दो, बोलो डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट बोलो, एसेट में से माइनस पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में प्रेजेंट एक्सपेंडिचर में। नंबर 5 चाल, ये कल इसके पहले ही बताए थे, आज फिर बता रहे क्या, नहीं ये पहले नहीं बताया था, आज फिर से नहीं बता रहे, पहली बार बता रहे, ध्यान दो, 40% ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब आने जाने का खर्चा, कितना रुपए खर्चा किए थे पेमेंट में था शायद, कन्वीनियंस कितना था, है 4000, उसमें से बोलता है 40% ऑफ कन्वीनियंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी डॉक्टर तो अपना ही घूम रहा है 40%, डॉक्टर कौन है, अभिनव है, तो डॉक्टर अभिनव तो 40% खुद ही घूम ले रहा है, मतलब वो बिजनेस के काम का पूरा खर्चा वो खुद बोल दे रहा है कि 40% तो बोले मेरे पर्सनल काम के लिए घूमा बोले मैं, तो जो पेमेंट है ना 4000 उसमें से 40% निकालो, कितना है, वो 1600 रुपए बिजनेस का खर्चा नहीं, तो जो कन्वीनियंस का एक्सपेंडिचर आप पीएनएल यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिखोगे ना, उसको 4000 को अंदर लिखना, जैसे माइनस कर देना फॉर डोमेस्टिक पर्पस के नाम से 1600, 40%, और बचा हुआ 24 तो जो खर्चा है वो बिजनेस के खर्चे के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाहर है, और जो हमने ये हमारी अपडेटेड किताब है, आंसर जो दिया है उसमें लिखा होगा शायद, देखो एक बार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, तो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, किताब में आंसर में दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर बाद में जो अपडेटेड किताब है उसमें क्वेश्चन में भी दिया है, तो आंसर भी तो दिया ही है, नहीं समझे क्या बोले, मतलब थोड़ी प्रिंटिंग
जो नई किताब आई थी उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, लेकिन आंसर में किया हुआ था। तो जो अपडेटेड किताब है ना, हमारे पास नेट से जो बोर्ड की साइट है वहीं से निकाले, अपडेटेड किसी के पास प्रिंटेड बुक होगा तो उसमें अपडेट किया हुआ भी होगा। जो नवी नवी किताबें खरीदे होंगे, बुक डिपो से खरीदने को देख रहे होंगे, वो लोग का आया होगा। जो सेकंड हैंड किए होंगे वो लोग का नहीं आता, तो वो लोग के इसमें मतलब नहीं रहेगा छपा हुआ, तो समझ लो थोड़ा। और हो सकता है कोई दुकान से भी खरीदे, लेकिन उसने पुरानी खरीद रखी हुई किताब दिया तुम्हारे को, नवी प्रिंटेड नहीं दिया, तो भी तुम्हारे को हो सकता है कि वो छपा ना दिखे। तो जिनके इसमें नहीं दिख रहा वो लोग पांचवे को लिख लो, क्योंकि आंसर में तुम्हारे इसमें भी लिखा ही है। कोई किताब में को नहीं था तो लिख लो, जिसके पास किताबें लाए हो वो लोग सदुपयोग करो और लिखो। क्या बोला है वैसे एक बार लिख लो, फिर उसके बाद बताते हैं। टाइम पुलिस चालू है, जल्दी लिखो। हाँ वही लिख लो कम से कम। तो बताओ ना, ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है बता रहे। 40% का जो कन्वीनियंस है वो पर्सनल यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए है। घर के काम के लिए घूम रहा हो डॉक्टर, वो जो 4000 का कन्वीनियंस दिया है ना, उसमें से 40% तो घर का है, बिजनेस का खर्चे में उसको लिखना, तो उसमें से 40% माइनस कर देना डोमेस्टिक पर्पस के नाम से। कन्वीनियंस के खर्चे को खर्चे में यानी एक्सपेंडिचर में जाके लिखना, अंदर 4000 माइनस करना डोमेस्टिक के नाम से 40% है 1600, और बचेगा 2400 जो बाहर एक्सपेंडिचर में लिख दीजिएगा। जो 1600 माइनस की उसके बारे में कहाँ बोला है, कितने इफेक्ट। अगर कोई चीज डोमेस्टिक पर्पस के लिए की गई है तो वो किसका खर्चा है, ओनर का। ओनर ने अगर बिजनेस से पे कर दिया तो उसके पैसे मांगने के लिए उसके घर जाएंगे, बोलेंगे दे पैसा दे पैसा, नहीं उसके अकाउंट में से क्या कर दीजिएगा, ओनर के अकाउंट में से क्या नाम से माइनस करिएगा, कन्वीनियंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस के नाम से कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे एज ए ड्राइंग। नहीं समझे क्या बोले, दो इफेक्ट क्या हुए, खर्चे में से भी माइनस और ओनर के कैपिटल में से भी माइनस। खर्चे में से इसलिए माइनस क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है, और कैपिटल में से इसलिए माइनस क्योंकि उसने बिजनेस से खर्च कर लिया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। नहीं समझे, माइनस ही माइनस, एक डेबिट नेचर का माइनस और एक कैपिटल मतलब क्रेडिट नेचर का माइनस। इतना दिमाग काय को लगाते हैं, काय का डेबिट क्रेडिट माइनस तो समझो पहले, समझ रहे क्या पहले। तो बताइए ना, अभी हम प्रश्न पढ़ लिए है, आंसर कितनी स्टेप में करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 रिसीव पेमेंट के रिट्रायल नहीं, रिसीव पेमेंट के बचे आइटम का। स्टेप नंबर 3 इनकम एंड एक्सपेंडिचर बंद हो गया ना, बचे कितना बचेगा, बहुत बच गया ना, तीन बज के कितने मिनट, 30 मिनट भी हो गए, और क्या बचेगा मालूम। तो बताओ ना, ये स्टेप नंबर 3 में हम इनकम एक्सपेंडिचर बन करके सरप्लस डिफिसिट निकालेंगे, और उसके बाद में जो सरप्लस डिफिसिट रहेगा कैपिटल फंड में जोड़ घटाना करेंगे, उसके बाद में बैलेंस का टोटल इक्वल आना चाहिए। नहीं है तो बोलो स्टेप नंबर 1। उसके पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं आंसर का। बहुत भारी लग रहा है एनपीओ। 8वां प्रश्न कराया है चुन के, जानबूझ के हमने वो प्रश्न कराया है मालूम, कौन सा प्रश्न कराया चुन के मालूम क्या, जिसमें डॉक्टर रहे, जानबूझ के किया हुआ था डॉक्टर रहने को ना करके। जरूरी नहीं है कि एनपीओ बोले तो डॉक्टर का ही रहेगा करके, कोई कोई एनपीओ कैसे भी रहते, स्कूल स्कूल के भी रहते, स्कूल स्कूल रहते ना भैया, क्या बोले। आंसर का हेडिंग लिख लेते हैं, बोलो ना क्या लिखूं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और इन बैलेंस शीट के ब्रैकेट में बताओ क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2020। ये एज ऑन और फॉर द ईयर एंडेड का डिफरेंस बताए थे 11वीं में, 12वीं के पार्टनरशिप में भी बताए थे। किसको किसको मालूम है हाथ ऊपर करो। इसका मतलब कि ये फॉर द ईयर एंडेड, और इसका मतलब क्या होता है, 2 3 ढाई है कि 3 है, तो जा रहे के हाथ ऊपर किए तुमने, पता है आपको क्यों लिखते हैं, मतलब पता है ना, जिन्हें चुनो को पता है। चलो जान दो, ऐस करो, जिसको नहीं आता वो पूछ सकते हैं, एक बार बताना है बोलते, जिसको आता है उसको ही पूछ रहे। अरे अपन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चे लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, वो काय का लिखते, पूरा साल का। अपन ने जो एक्सपेंडिचर दिया शुरू आखिरी दिन का है, पहले दिन का है कि बीच के दिन का है, मैटर करता है। साल में जो भी खर्चा किए वो लिख रहे, उसके ब्रैकेट में इसीलिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पूरे साल के खर्चे और इनकम। और बैलेंस शीट में क्या लिखते, उसमें जो एसेट लिख रहे हो साल भर के नहीं लिख रहे, साल में कितना पैसा था मेरे पास, मैं वो करके खर्चा हो गया रोधू क्या, ऐसा वैसा नहीं सोचना है। पैसा मेरे पास आखिरी दिन कितना बचा, आखिरी दिन मेरे पास कितना इक्विपमेंट है, आखिरी दिन मेरे पास कितना फर्नीचर है, आखिरी दिन मेरा कैपिटल अपडेटेड कितना है। तो जितना भी फाइनल आखिरी दिन है वो अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं, नहीं अगर है तो उसको अपडेट करके आखिरी दिन का ही लिखते हैं, इसलिए उसको एज ऑन बोलते, एज ऑन यानी लास्ट डेट को एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी ईयर है वो फॉर द ईयर एंडेड, और ये एज ऑन।
बेसिक चीजें मालूम रहना चाहिए। और इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। वैसे बोलते क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन लिखते क्या है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट ना लिखिएगा, बोलिएगा स्टेप नंबर 1। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है, रिसिप्ट इन एरियर का मतलब होता है रिसिप्ट के पैसे जो है वो पूरे नहीं मिले, एरियर मतलब रुके हुए हैं। कितने पैसे रिसिप्ट के मिलने के हैं, रुके हुए हैं, विजिट फीस के 2000 और डिस्पेंसरी के तो 2000 और 500 अगर मिलने के तो पहले ये चेक करो कुछ तो मिला होगा। तो रिसिप्ट विजिट फीस के 10,000 मिले, एडजस्टमेंट में बोला 2 मिलने के। डिस्पेंसरी के 30,000 मिले, एडजस्टमेंट में बोला 500 मिलने के, 5 मिलने के नहीं। तो जो मिलने के हैं तो क्या हुआ, पहले तो इनकम में जितना मिला उतना लिख देते। क्या लिखो पहले, कितना मिल चुका है, ये 10,000 के कितने इफेक्ट, और आउट स्टैंडिंग है या एरियर वर्ड लिखा है तो एरियर ही लिखते। एरियर कितना, 2000। एरियर की स्पेलिंग समझ लेना खुद से ही, तीसरी आंख से देखेंगे तो सब समझ में आता बराबर। टोटल कितना लिखूं, बताओ 10,000 के बारे में कितने इफेक्ट करूंगा, क्यों, रिसीव पेमेंट। और ये जो 2000 के बारे में कितने इफेक्ट करूंगा, क्यों, जो एरियर है इनकम मिलने की है, कब मिलेंगी, जो पैसा फ्यूचर में मिलेंगी वो हमारी एसेट है, इसलिए क्या नाम से लिखना है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी वैसे वही होता है, एरियर ऑफ विजिट फीस। कितने रुपए फीस, और क्या फीस, कितने रुपए। इसके एक इफेक्ट इसका भी एसेट में आएगा और दूसरा इफेक्ट इनकम में, इसको भी क्या कर देंगे जाके प्लस। बताओ डिस्पेंसरी रिसिप्ट क्या नाम से लिखा है इनकम में, रिसिप्ट में, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो यहाँ पे लिखते हैं रिसिप्ट फ्रॉम कितना रुपए, उस 30,000 का कितना इफेक्ट, क्यों के एक इफेक्ट होते हैं, प्लस कर देंगे एरियर का कितने रुपए, बाहर कितना आएगा। कुछ बच्चों का गणित ज्यादा ही चूसा है, वो लोग 30,000 और 500 35,000 ओरल करना है उनको, अंक पे आ गई ना, गलत हो गया तो इसलिए मत करिए ऐसा, ओरल मत करिए, लिख के करिए अच्छे से। बताइए, ये बताओ 5वीं कितने इफेक्ट, काहे काहे, ये याद रखिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 के 2 इफेक्ट हो गए क्या, हाँ। और इधर से जो आइटम होगा उसको टिक टिक कर दो, नहीं समझे टिक टिक क्या बोले, ये टिक टिक इसने करने बोल रहे ताकि आप लोग को याद रहे। कुछ बच्चे तो बहुत सुधार रहे थे, उनको वैसे ही याद रहता, बादाम खाते ना लोग रोज। ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट के पास से और सैलरी के जो पैसे आउटस्टैंडिंग है खर्चा देने के, वो कब देंगे, हर वो चीज जो फ्यूचर में देंगे हमारी क्या है। तो लाइब्रेरी में जाके लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग, थोड़ा जगह छोड़ के लिखू क्या, हाँ कैपिटल को इज्जत देंगे, ऊपर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट बोलो, और उसके बाद में क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो। दोनों को अंदर लिख के दौड़ मिला के 1,500 लिख सकते क्या, हाँ कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, अलग भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या। और बताओ ये जो हम पैसे देने के हैं इसके बारे में कहाँ बोला है, कितने पे नहीं पे किए थे, आउटस्टैंडिंग का खर्चा, यानी हम देने के थे खर्चा, इसलिए लाइब्रेरी में लिखे, नहीं दिए तो क्या हुआ, खर्चा तो है। और खर्चे को कितना लिखते, पूरा, कम भी नहीं और पूरा लिखना है। पूरा मतलब अगर अधूरा है तो जोड़ के पूरा करेंगे, ज्यादा है ओवरपेड है प्रीपेड है तो उसको माइनस करेंगे, अभी वो अनपेड है आउटस्टैंडिंग है तो पूरा करेंगे। पहले ये बताओ रेंट पेड किए है क्या, सर पेड वाला कहाँ दिया रहेगा, अनपेड वाला तो एडजस्टमेंट में बताया आउटस्टैंडिंग है करके, पेड वाला कितना दिया है, उस 6,000 में एडजस्टमेंट में दिए गए अनपेड के कितने रुपए को मिला लेंगे, 500 बोला है आउटस्टैंडिंग, बाहर कितना आएगा। और एक आइटम था जिसका 1,000 आउट सैलरी, तो पहले ये चेक करो कि सैलरी पेड कितना है। सर पेड देखने के लिए कहाँ जाएंगे, पेमेंट में जाओ, कितना पेड के दिख जाएगा। उस 12,000 से रिलेटेड एडजस्टमेंट में क्या बोला, 1,000 आउटस्टैंडिंग है तो 12,000 के पेड का एक इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग के 1,000 का दूसरा इफेक्ट, टोटल मिला के 13,000। बोलो 12,000 का एक इफेक्ट क्यों किए, और ये 1,000 का 2 इफेक्ट क्यों किए, एक इफेक्ट खर्चे में जाके जोड़ दिए और एक इफेक्ट लाइब्रेरी में जाके प्रेजेंट किए, नहीं किए। बोलो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हो गए। एडजस्टमेंट नंबर, स्टॉक ऑफ ड्रग 1,000, 1,000 का स्टॉक ड्रग का है, मतलब 1,000 का ड्रग क्या है, बचा है 1,000, जो बच गया उसको नाली में फेंक दू के ले जाके। तो स्टॉक ऑफ
ड्रग के नाम से कहा लिखेंगे? कितना? 1000। और ये पेमेंट में देखो कि पहले तो ड्रग खरीदे कितना है? 7000। लेकिन उसमें से कितना बच गया बोलते? तो हम जब खर्चे में लिखने जाएंगे ना, उसके 7000 में से कितने रुपए माइनस कर देंगे? क्या नाम से करिएगा? क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक वर्ड यूज कर सकते हो। 1000 7000 में से घटाओ 6000 बताओ। हाँ, और ये बताओ जो 6000 बचे हैं वो खर्चा है, जो 1000 माइनस किए उसके कितने इफेक्ट करिएगा? कहाँ कहाँ करिएगा? खर्चे में से माइनस क्योंकि बच गया, और एसेट में प्रेजेंट क्योंकि बाद में काम आएगा। तो इफेक्ट कर दिए है। 7000 का तो एक ही इफेक्ट किए, क्या हो समझते हैं? एडजस्टमेंट नंबर। डेप्रिसिएट फर्नीचर 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट ₹500। दोनों का अलग अलग तरीके का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के मीनिंग में एक इफेक्ट है सुदर्शन। डेप्रिसिएशन के मीनिंग में क्या है? मीनिंग उसका एसेट की वैल्यू। तो एसेट की वैल्यू कम करना मतलब मीनिंग में एक इफेक्ट है, मतलब एसेट की वैल्यू कम कर दो, जितना बोला उतना कर दो। और अगर एसेट की वैल्यू कम कर देंगे तो फायदा नुकसान, नुकसान के रूप में उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में। तो बताइए ना, सबसे पहले तो हम ढूंढने जाते हैं, किसको ढूंढने जाएंगे? फर्नीचर। पहले डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे बोला तो फर्नीचर को ही देखते जाके 8000। और हम फिर बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट हुआ है तो जो एसेट है उसको हमने साल के बिगिनिंग में ही खरीदेंगे, ऐसा मानना चाहिए जो ज्यादा सुटेबल हमको लगता है। हमको लगा, हम बता दिए 8% डिप्रिसिएशन निकालना है। कितने हजार के डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे? तो हम पहले फर्नीचर को कहाँ लिख देते हैं? 8000 माइनस डिप्रिसिएशन कितना बोले? हाँ, नहीं समझे? हाँ, तो ये 8000 का 8% कैसे निकालते? 8000 गुना 8/100। बोलो हाउ? 8 20 कैंसिल किया, 80 गुना 8, 8 8 64 के आगे जीरो, 640 घटाओ, 640 बटाओ 8, 7000, 60 रुपए। और ये जो कार्यक्रम किए हैं ये आप लोग को यहाँ पे करने की जरूरत, ये तो हम आपको समझाने के लिए। आप लोग आपके आंसर शीट में जो हम सजेस्ट करेंगे कि जिस जगह आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसके आगे बैलेंस शीट का अगला पेज खाली है, वहीं पे लिख दो रफ फॉर कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर ये। ऐसा हैबिट रखो कि वो पूरा यूज करो, बिंदास पैसा दिए पूरा। तो वो पूरा अभी तो हमने वैसे भी क्या कर दिए, तुम्हारे को रजिस्टर दे दिए, तो तुम तो जल्दी भरोगे उतना हमारा फायदा रहेगा। तो, तो मतलब ऐसी हरकतें हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम रजिस्टर तुम्हारा भरना चाहते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी जाए। वो देख रहा है आपका आंसर, उसको थोड़ा सा भी मन में डाउट आया कि ये इसने उसके मन में डाउट आ रहा कि ये किसी का देख के तो नहीं किया, तो सबसे बड़ा प्रूफ वो रहता कि जो बच्चा खुद कैलकुलेट करता ना उसका कैलकुलेशन रहता है। और एक सबसे बड़ा डाउट जब वो कॉन्फिडेंट डाउट कब आता चेकर को, जब उसका कैलकुलेशन दिख रहा ही नहीं कहीं। तो हो सकता है कुछ बच्चे ओरली कर ले रहे, तो वो लोग का नुकसान हो सकता है अगर आपके बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर रह रहे और वो उसका माइंड ऐसा जा रहा कि बोले ये तो चीट मारा हुआ दिख रहा, बोले किसी का बाजू वाले का देखा होगा उसका कैलकुलेशन लिख के नहीं लिखा है तो आंसर आंसर लिख लिया छात्र ने। तो ऐसा ना समझे, इसलिए क्या करो, ना समझ लोगों, वर्किंग नोट का मतलब उसी के आगे वर्किंग के तौर पे कैलकुलेशन लिखने की आदत रखो। समझ रहे हो क्या करेंगे? समझो। वैसे किसी ने अगर इधर ही ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दिया वो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर को लेना देना ही क्या है कि क्या इस तरीके से लिखो कि दिखने में अच्छा लगे। वो एकदम सड़ा दिए यहाँ पे भर की जगह उसके 3 लाइन में 6 आइटम लिख रहे बारीक बारीक में, मिनी जेरोक्स जैसे। तो ऐसा मत करो। तो बताइए ये डिप्रिसिएशन जो हम 640 माइनस किसके बारे में कहाँ दिया है? एडजस्टमेंट की जानकारी। सुदर्शन मोबाइल हटा के देख, सोच के बताओ कि कितने इफेक्ट। बोलो 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 बोलो, 2 इफेक्ट बोलो, दूसरा बोलो दूसरा बोलो। जब तुम मोबाइल चला रहे नहीं तो तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। बोलो। एक्सपेंडिचर किसका? एक्सपेंडिचर क्या चल रहा है और तुम क्या बोल रहे? तो ये भी नहीं मालूम मैंने सही बोला। वो मान ले रहा, बोले दूसरा बोल दिया। बाजू वाले ने बोला था ना तो उसको उसको कोस रहा था मन में, सही बोला था उनने। तो बताइए ना कि हम क्योंकि डिप्रेशन का दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में ही लिखते हैं, सही बोला था वैसे, तो एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं 2। कितना फर्नीचर का डिप्रिसिएशन? 640 रुपए। और कौन सा एसेट पे डिप्रिसिएशन बोला है? इक्विपमेंट पे रेट दिया है कि अमाउंट दिया है? तो 10,000 का पहले तो फर्नीचर इक्विपमेंट का एसेट का वैल्यू है, एसेट में जाके हमको अंदर लिख लेते हैं हम इक्विपमेंट। दस हजार माइनस कितना करूं? क्या नाम से करूं? बाहर कितना लिखूं? और जो 500 माइनस किया उसके बारे में कहाँ बोला है?
कि कितने इफेक्ट, जो एसेट की वैल्यू कम कर दिए, नुकसान हो गया, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में जाके लिख देते 2। बातें मत करो, एडजस्टमेंट नंबर अगला बोलो क्या है। तो जो कन्वीनियंस है यानी खर्चा है, उसमें से 40% तो पर्सनल डोमेस्टिक काम के लिए है। पहले ये बताओ कि टोटल कितना कन्वीनियंस का खर्चा है। पेमेंट है, पेमेंट उस 4,000 के पेमेंट को पहले तो हम खर्चा मान रहे, तो एक्सपेंडिचर में लिख देते आके कन्वीनियंस का 4,000, उसमें से माइनस कर देंगे फॉर डोमेस्टिक पर्पस के नाम से या यूज के नाम से। यूज लिखा है, पर्पस लिखा है, तो यू पर्पस लिखो। 40% निकालो 4,000 का, ये 40,000 का 4,000 का 40% किसी को समझा क्या? 40/100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 4 चौके 16 के आगे 2 जीरो, बोला 1600। 1600 घटाओ 2400 बताओ। और जो 1600 घटा है उसके बारे में कहाँ बोला है? क्योंकि 40% डोमेस्टिक का ऐसा एडजस्टमेंट में बोला तो उसके दो इफेक्ट करेगा। एक तो खर्चा माइनस हो गया क्योंकि वो डोमेस्टिक का बिजनेस का। ये डोमेस्टिक मतलब किसका डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर का। किसके घर का? ओनर। घर में घूम रहा होगा वो, घर में घूमते घूमते खर्चा होगा उसके 1600, मतलब घर के काम के लिए घूम रहा होगा, घर में कहीं को घूमेगा तो डॉक्टर डॉक्टर थोड़ी गिल रहा हो, घर में ही गाड़ी गाड़ी चला रहा। तो बताओ ना कि अगर वो 1600 उसका पर्सनल खर्चा है, डोमेस्टिक खर्चा है, तो उसको कायमे से क्या कर लेना, ड्रॉइंग के तौर पे कैपिटल फंड में से माइनस कर लीजिएगा। लेकिन अपने पास अभी से कैपिटल पता है क्या? पता करो। अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ही इस साल स्टार्ट हुआ है, तो हम बताए कि रिसीव पेमेंट का ओपनिंग वैल्यू ही आपकी क्या रहेगी, कैपिटल फंड। और लिखा भी है कैश में, इधर कैश इंट्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया 25,000 उसने स्टार्ट करके, यानी यही कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड को हम लाइबिलिटी में लिख देते। कितने रुपए? उसमें से माइनस कर देंगे कन्वीनियंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस 1,600 रुपए। माइनस करना है इसलिए क्या कर रहे हैं, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। कैलकुलेशन अपन एक साथ करेंगे, बाद में आगे आ जाएंगे। ये 1600 के कितने इफेक्ट, और ये 25,000 का, वो तो अभी अपने को जरूरत पड़ी इसलिए लिख लिया क्योंकि उसी में से माइनस करना था। 1600 के एडजस्टमेंट बोला था, दो इफेक्ट कर दिया, एडजस्टमेंट खत्म। अब बताइए अब क्या करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बचे आइटम का, तो बचे आइटम का बारे में बताओ बच्चों। ये हो गया क्या? अब भी तो लिखे। उसके बाद में ये दो हो गया क्या? एडजस्टमेंट करते करते तो हो गया। उसके बाद में सन्ड्री रिसीप इनकम है क्या? हाँ। 5,000 की इनकम में कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, इसलिए जैसा का वैसा लिख देंगे क्या? हाँ। कहाँ पे लिखेंगे? क्योंकि रिसिप्ट है इसलिए इनकम में लिखेंगे। बाय सन्ड्री रिसीप कितने रुपए? 5,000 रुपए। आगे आ जाएंगे एडजस्टमेंट। अगला आइटम रिसीप पूरा खत्म हो गया क्या? पेमेंट में आएंगे, बताएंगे पूरा हो गया क्या? टिक टिक करके रखे थे इसलिए अपने को टिक टिक याद था। नहीं टिक कर रहे थे तो पढ़ के देख रहे थे कि हो गया क्या, हो गया क्या। कोई भी आइटम को डबल रिकॉर्ड नहीं करिएगा। कोई भी आइटम अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको स्किप भी मत करिएगा। अगर आप कोई आइटम को डबल रिकॉर्ड करोगे या कोई आइटम को स्किप कर दोगे, मतलब नहीं लिखोगे, तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। फिर बोलेंगे हमारा टैली नहीं हो रहा, टैली नहीं हो रहा। बताओ स्टेशनरी क्या है? खर्चा कितने रुपए खर्चा? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? जनरल क्या है? तो तीनों को एक साथ लिख दो क्या? मतलब लिखूंगा एक साथ, मतलब अलग अलग नाम से अलग अलग अमाउंट बाहर लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा, अलग अलग लिखूंगा। हाउ एक साथ अलग अलग लिखूंगा। हाउ स्टेशनरी 500, इलेक्ट्रिक चार्जेस 5,000, जनरल 500। बोलो स्टेशनरी 500। हाउ उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्जेस 5,000। हाउ जर्नल्स 500। हाउ हो गया। हाउ एक एक ही इफेक्ट किए गए सर। हाँ। और ड्राइंग को क्या करना है? तो 15,000 के ड्राइंग को कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। क्या नाम से माइनस करिएगा? कितने का ड्राइंग? इसको भी ब्रैकेट में लिख दे क्या है? उसके बाद में बताओ कि अगला आइटम क्या है। और ऑर्गेनाइजेशन के रिसिप्ट पेमेंट का बचा हुआ पैसा, मतलब जो रिसिप्ट का पेमेंट का में बच जाएगा, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, जितनी रिसिप्ट है उतना पेमेंट नहीं हुआ, बच गए पैसे, जो बच गए हमारी एसेट। एसेट में लिख देंगे कैश और बैंक के नाम से। कुछ नहीं बोला तो कैश बोल सकते है, लिख देते हैं हमने यहाँ पे एसेट में जाके कैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इतना डिटेल में आपको समझाने के लिए लेके आपने कैश भी लिख लिया तो भी एग्जाम में आपको मार्क मिल जाएंगे। कितने रुपए बोलो, बोलो इसके कितने इफेक्ट?
रिसिप्ट पेमेंट का एक बचे आइटम भी हो गए, स्टेप नंबर 2 भी खत्म। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बंद करके देखते क्या ज्यादा लग रहा, बोलो क्या ज्यादा लग रहा। ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम क्या ज्यादा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आके मिचमिच हो रही है हमारी, तो हम टोटल कर लेते हैं। 0 0 500, 5 और 2 7, उसके बाद 3 और 1 4, अंक है 4, 47,500, 47,500 समझे क्या। अभी ऐसी जैसे क्रेडिट का टोटल किए दो ना यहाँ पे, और इधर का क्रेडिट का डेबिट का टोटल करते हैं जैसे क्रेडिट का किए। 0 0 आखिरी नंबर बोलो ना, 0 0 सेकेंड लास्ट डिजिट जोड़ रहे हैं 4 का 4, उसके बाद 5 और 6 11 और 5, 5 और 6 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25 और 5 30 के 0 हासिल के, 3 और 6 9 और 3 12 6 18 2 20 5 25 के 5 हासिल के 2 1, बस 3 का 35,040 रुपये और 47,500 रुपये में से क्या ज्यादा है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है। और अगर इनकम ज्यादा है तो क्या आएगा, 12,460 रुपये सही जवाब। किसी को संदेह है? और मतलब कोई संदेह का मतलब होता है डाउट, संदेह है संदेह। हिंदी मीडियम के बच्चे हम तो हिंदी में ही बोलेंगे। सर प्लस कितना प्लस, ये 12,460 कहाँ से आया है, समझ में आया क्या। और जो सरप्लस है उसको कहीं में जाके क्या करिएगा, कैपिटल फंड में जाके प्लस करिएगा। 12,460 प्लस सर प्लस 12,460 रुपये, बताओ 15,000 और 1,600, 16,600 माइनस करना है और ये जोड़ना है। दोनों को जोड़ेंगे ना कितना आएगा, 37,460। ये समझे, दोनों को प्लस वाले को जोड़े और अभी माइनस वालों को भी मिला लेते हैं। 16,600 460 जीरो 6 में से जीरो गया 6, 4 का 14 में से 6 गया 8 और 6 का 6 गया 0, 3 का 1 गया 2, 20,860। ये पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो लोग फिर से जोड़ लेना खुद से। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जोड़ घटाना बैठाएंगे बार बार। नहीं समझे क्या करेंगे, इधर से बताओ। 0 0 0 0 6 8 और 5 हासिल आएगा 1 और 1, ध्यान दो 2 का 22,300, इधर 0 0 0 0 5 और 3, बताओ 5 और 3 8 और 5, 8 और 5 13 के 3 हासिल आएगा 1 और 2, 3 और 1 4 और 7 11 9 20 2 हासिल के 2 का 22,000। नहीं समझे, बेचारे ने क्या किया है, पगले ने भी सही किया क्या, सरप्लस निकाला 12,480 जो 12,460 और उसको लिख दिया, इधर आया बराबर से। और एक चीज, ये जो सरप्लस है ना, इसको क्या नाम से लिखते हैं वैसे, क्या ज्यादा है क्या कम है, इनकम किससे ज्यादा है, तो सरप्लस को बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। मतलब जो 12,000 का सरप्लस वो फिगर है जो एक्सेस है इनकम एक्सपेंडिचर के मुकाबले। तो अपने को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, इसलिए बोल के बता रहे हैं। आंसर इन वन वर्ड, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम डिफिसिट। ध्यान से सुनिएगा, हम बदल दिए, चतरे हो चतरे, खजूर खाते ना। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, अभी हम जानबूझ के हम 2 खजूर खाए थे। समझ में आ रहा है क्या बोले, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसी हिसाब से पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछेगा तो आना चाहिए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, एकदम सस्ता क्वेश्चन था। डॉक्टर वाला प्रश्न तो सस्ता ही रहेगा ना, नहीं समझे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते तुम लोग,
7 का प्रश्न शकल देख के तय करो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव पेमेंट अकाउंट, पहला प्रश्न है तो पढ़ के सुना रहे, ध्यान दो मंदबुद्धि लोगों, मतलब जो उसारे वो भी ध्यान दो। तो अपने आपको मंदबुद्धि मानते ही नहीं होंगे तो कैसे ध्यान देंगे, तो हमको तो बोल रहे नहीं सर तुम बताओ ना यार। फॉलोइंग रिसीव पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट दिया है और बोलता प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर 19/2019 है और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ये बैलेंस वर्ड यूज किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट 5 में क्या बोल दिया बताइए, कैपिटल फंड भी 3000 और ओपनिंग बैलेंस भी कैश का कितना है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है कि वो बैलेंस वर्ड यूज जरूर किया है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली ओपनिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है वैसा ही क्वेश्चन है। कैपिटल फंड और रिसीप इतना ही है और ओपनिंग कोई भी एसेट लाइबिलिटी दीच नहीं है। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे भी तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या करोगे, कैश बैलेंस कितना लिखोगे एसेट में बैलेंस शीट के ये, और कैपिटल फंड कितना दिया एडजस्टमेंट में, इस 3000 के कितने इफेक्ट, एक दो, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाहर। लेकिन अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत क्योंकि बोला नहीं है, तो ये इमेजिन कर लेना कि ओपनिंग एक है सर और ये कैपिटल फंड एक ही है और बैलेंस शीट में और कोई चीज है ही नहीं, तो वो ओपनिंग का अपने को कुछ लेना देना नहीं, नॉर्मल जैसे अपन ने अभी जो क्वेश्चन किए ना वो ऐसा ही क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल फंड ही क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, कोई भी और एसेट और लाइबिलिटी नहीं है। बाकी जो हाँ इन्फॉर्मेशन ट्रीट करना है अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो, अदरवाइज एडजस्टमेंट ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते बताए, ठीक है। तो क्या करिएगा बताइएगा, रिसिप्ट में जो यही कैपिटल फंड बनने वाला है आगे चल के, सब्सक्रिप्शन क्या होती है लिख देना, इनकम में डोनेशन, क्योंकि उसके ब्रैकेट में बोल रहा माय रेवेन्यू हूँ, क्या बोलता हो, इसलिए इनकम है, अगर वो रेवेन्यू नहीं रहता कैपिटल रहता तो ध्यान दो, इंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, तो इंट्रेंस फीस इनकम और ये इंटरेस्ट बराबर दोनों रेवेन्यू। आगे अगर सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कमीशन, डरना नहीं है कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फर्नीचर, ये सही बोली, बैलेंस, कैश बैंक का बैलेंस लिख देंगे, आउट स्टैंडिंग रेंट को रेंट में लेके क्या करिएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखिएगा, लाइब्रेरी में लिखेंगे, और सब्सक्रिप्शन की वैल्यू में इंक्लूड, ये थोड़ा गहराई से सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ₹1000 एज ए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन के जो पैसे रिसीव है ना 5000, उसमें से जो 1000 इंक्लूड है ना वो एडवांस में मिल गए, यानी वो इस साल की इनकम एडवांस में मिल गया, मतलब वो अपनी क्या बन जाएगी इनकम, एक इफेक्ट लाइबिलिटी में, और इनकम एडवांस में मिली लेकिन इनकम इस साल की है क्या हो, तो इसलिए इनकम में से क्या कर देंगे, इनकम में माइनस लाइबिलिटी में प्रेजेंट, दो इफेक्ट नहीं समझे 1000 के एडजस्टमेंट में। आगे एडजस्टमेंट नंबर इसी में बोला एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कुछ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के मिलने के भी है, क्योंकि कोई मेंबर एडवांस में दे देता है और कोई मेंबर देने का है, कितने रुपए करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन मिलने के है, उसको इनकम में जाके क्या करिएगा, और जो इनकम के सब्सक्रिप्शन के पैसे मिलने के हैं कब मिलेंगे, इसलिए वो दूसरी इफेक्ट के तौर पर उसको एसेट में लिखिएगा, नहीं समझिएगा 500 का दो इफेक्ट बोलिएगा, इनकम में प्लस एसेट में प्रेजेंट, 1000 का इफेक्ट बोलिएगा, इनकम में से माइनस लाइबिलिटी में प्रेजेंट, समझते हैं, समझो थोड़ा समझो, ये जो दो एडजस्टमेंट है ना सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैक्सिमम 4 भी आते हैं, और 4 कब आते हैं जब ओपनिंग बैलेंस शीट का भी डेटा देता तब, नहीं समझे बेटा, ध्यान देना। बताइए, तो अभी तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा नहीं है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, इसमें भी 8% पर एनम वर्ड यूज किया है, कुछ नहीं बोला, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है वाला ही टाइप का क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपको साल भर का डिप्रिसिएशन लगाना है, नहीं समझ रहे क्या बोले, समझो। और डिप्रिसिएशन के इफेक्ट क्या होते हैं तो सबको समझता है, एसेट में माइनस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, अगर पार्टनरशिप का अकाउंट होता रहता तो पीएनएल के डेबिट में लिखते थे, अभी ये 9PO का इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। ये थोड़ा एडजस्टमेंट के बारे में बीच में कभी तो भी आया था ना, तब बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान से पढ़ के सुना रहे, ध्यान दो। 50% इंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, बोलो कैपिटलाइज का मीनिंग क्या होता, इनकम में से माइनस करके कैपिटल फंड में प्लस करो, उस दिन भी बताए थे ऐसा इशारे से। कैपिटलाइज का मतलब ही होता है अगर कोई रेवेन्यू इनकम में बहुत सारा पैसा आ गया, इस साल बताए थे 50, 70, 80 आ गए, तो ज्यादा जो इनकम आ गई उसको इनकम में से माइनस करके कैपिटल तौर पे कैपिटल फंड में प्लस किया जा सकता है, ऐसे चीज को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। जब कोई रेवेन्यू इनकम को कम करके उसको कैपिटल फंड में ऐड करने बोला उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। किस चीज का कितना % कैपिटलाइज करना है, तो पहले इंट्रेंस फीस मिला कितना, उसका 50% 2000 माइनस करके इनकम में कितना लिखना, सिर्फ
और जो कैपिटलाइज करके दूसरा इफेक्ट लिखना है उसको कहाँ लिखेंगे जाके, कैपिटल फंड में प्लस, कैपिटल फंड में 2000 रुपए इंट्रेंस फीस के नाम से प्लस, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंट्रेंस फीस के नाम से प्लस करिएगा, नहीं का। कैपिटल फंड के बारे में बताया इससे कि वो क्लोजिंग कैपिटल फंड के तौर पे जब उसको अंदर लिखेंगे अपडेट करने के, ये प्लस माइनस में कर लेंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर देंगे, कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। या तो इसको कैपिटल फंड के तौर पे लो या तो इसको दो मत ले लेना, समझते हो। तो बहुत भारी प्रश्न है क्या, नहीं एनपीओ नहीं समझ रहा, मतलब इससे ये क्या ही देगा मार। तुम बोल रहे थे कि सबसे कठिन यही है, अभी रुको रुको थोड़ा, अभी तकलीफ आने वाली। हाँ अभी जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की नौबत आएंगी तो धीरे धीरे तकलीफ बढ़ सकती है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 कराए हैं और 7 का होमवर्क दिए हैं, और कोई होमवर्क होना है क्या, कल की छुट्टी होना क्या, नहीं बोलेंगे तभी देना है, क्योंकि पहले से तय कर चुके हैं कल छुट्टी है, परसों आना है, पेपर देना है, टेस्ट नहीं पेपर बोलो। 50 मार्क का पेपर रहेगा 5 बजे से तक, 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का पेपर रहेगा। वो पेपर रहेगा जो पेपर पोरवाल कॉलेज में आने वाला है 14 तारीख को अकाउंट में, मतलब वही पेपर आएगा अपना कल। धीरे बोलो थोड़ा। हाँ तो एनपीओ पार्टनरशिप एडमिशन 12 12 10 34 और 16 मार्क के ऑब्जेक्टिव, इसी पेपर के सिलेबस पे आपका एग्जाम पोरवाल कॉलेज में होने वाला है। तो उसी की तैयारी के लिए कल पेपर लेने, परसों पेपर लेने वाले, 2 घंटे का पेपर रहिएगा, 3 बजे से 5 बजे का 2 घंटे का पेपर, ध्यान रखेंगे। तो अभी आप लोग के मन में एक शंका परेशानी आ सकती है, किस बात की शंका परेशानी, कि एनपीओ तो हमने पढ़े ही नहीं ना भैया, तो पढ़े ही नहीं ना एनपीओ। तो इस बात की तकलीफ आपको हो सकती है जिसकी आप चर्चा कर रहे होंगे, शायद हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कर रहे हो, कुछ बच्चे मुंडी झुका के मालूम नहीं कागज, इधर ध्यान दो बाबू। तो हम ये बोल रहे थे कि जो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो 2 प्रश्न में हमारे को तो कुछ समझ में आया नहीं, हम तो आलू बैगन दिमाग के है, नहीं मतलब हमको थोड़ा लेट समझता, उसके 2 सीटी ज्यादा लगती ना इसलिए उसको लेट समझता बच्चों को। अगर कोई बच्चा दिमाग से थोड़ा पैदल है तो बताइए ना, उन लोगों के लिए ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है भैया, वीडियो एक्सेस पिछले साल के पढ़ाए हुए क्वेश्चन का अवेलेबल है। अगर आप लोग का टाइम आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग क्या करिए, उसको वीडियो देख करके सदुपयोग करिए। रावण जलाने के पहले 2 वीडियो देखना, कुछ बुरा करने के पहले मीठा हो जाए बोलते ना, वैसा ही, नहीं बुरा नहीं, बुरा अच्छा करने के लिए करते। सर रावण को जला रहे अच्छी बात है, तो रावण जलाने के पहले 2 वीडियो कौन देखेगा, 3-4 देखो ना, 2 ही देखते क्या है, कम से कम 2 देखना। तो क्या करिएगा आप वीडियो देख के, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि वीडियो देखना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खाना ही पड़ेगा, आप तो जेल में जाना ही पड़ा, ऐसा नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट देना है और आपको लगता है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कर पाए तो 2 प्रॉब्लम, 1 प्रॉब्लम में आपका पेट भरेगा क्या, आप लोग कितने खुराक कम है क्या, नहीं, आपको कम से कम तो भी 8-10 वीडियो पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन पढ़ना। तो उसके लिए बोल रहे वीडियो अवेलेबल है क्या, एक बार चेक करो, पता चल रहा है एनपीओ की वीडियो ही नहीं है। पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं,